टेंथ केमिस्ट्री में अध्याय पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर हमें समझाना है, यानी परिभाषा करनी है और उसके साथ एक उदाहरण देकर भी हमें बताना है। तो आइए सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे रासायनिक समीकरण की। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के जो संकेत होते हैं, ठीक है, और सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण जो वो पूरा कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या समझ में आया आपको? तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, मैं प्रश्न में एग्जाम्पल भी देना है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आइए समझ। तो इस परिभाषा में कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको संकेतों और सूत्रों की सहायता से जब व्यक्त किया जाता है तो वो निरूपण ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण एक उदाहरण है। एक पदार्थ शामिल है हाइड्रोजन, अभिकारक है यानी रिएक्ट है, और ये क्या है, ऑक्सीजन। तो ये अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बनता है जल। तो ये प्रोडक्ट है यानी प्रतिफल है, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा रासायनिक समीकरण है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दो पदार्थ हैं तो इनके संकेत हैं H और O। तो इनके मिलने से बना जल। तो इस पूरे को हम कहेंगे एक, ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। तो ये लिखना है यहाँ 1 में, यानी समीकरण 1 में अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग से प्रतिफल के रूप में जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक उदाहरण भी हो गया, उदाहरण के द्वारा हमें समझाना था, और ये इसका परिभाषा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए, जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर, ठीक है, तीर चिन्ह के बाईं ओर क्या होता है, अभिकारक होते हैं इस तरफ उल्टे, और दाईं ओर क्या होता है, प्रतिफल होता है। तो प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए दोनों तरफ, रिएक्ट और प्रोडक्ट में, ठीक है। तब हम कहेंगे कि वो क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी संतुलित समीकरण से कहा जाता है। तो यहाँ पे समझिए, अभिकारक में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मिलने से क्या बना, जल बना। तो यहाँ पे 2 लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, इसे बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर भी 2 लगाया गया है। हाइड्रोजन देखिए क्या इस तरफ रिएक्ट में कितना है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितना है, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और ये इसके आगे लग गया तो ये पूरा है, ये ऑक्सीजन के लिए भी हो गया 2। इस तरीके से ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? हमने अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा में देखा कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, और यहाँ पे तीसरा में है क्यों किया जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण को, वो कारण बताना है हमें। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी बैलेंस करने का जो मुख्य कारण है वो है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, यानी दोनों तरफ द्रव्यमान इक्वल होता है, बराबर होता है, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद, ठीक है। तो यही आपको कारण में लिखना है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं वो जो होती हैं वो लिखना है। हालांकि रासायनिक समीकरण से कई सूचनाएं प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 ही मेंशन करना है। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, पहला है यह अभिकार को। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला, यह अभिकार को एवं प्रतिफलों को, रिएक्ट और प्रोडक्ट के संकेत एवं सूत्र को जानकारी देता है, ठीक है, कौन से शामिल हो उसमें। दूसरा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और यह अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से पदार्थ का निर्माण होता है, यानी नए पदार्थ का, ठीक है। और एक और लिखना है, 3 हमें करना है। तीसरा आप ये लिख लीजिए, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है कि अभिकारक और प्रतिफल में उस पदार्थ में परमाणु की संख्या और अणुओं की संख्या कितनी है, ठीक है। और आप चाहे तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 3 ही का आंसर करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां क्या है, रासायनिक समीकरण से क्या फ़ायदे हैं? रासायनिक समीकरण से क्या फ़ायदे होते हैं लिखने के, वो बताना है। तो ऐसे करना है, रासायनिक समीकरण के लाभ यानी फ़ायदे निम्नलिखित है। पहला है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है और लिखने में आसानी होती है। कम स्थान में हम लिख सकते हैं उस अभिक्रिया के बारे में, ठीक है, और समझ भी सकते हैं। दूसरा, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक की जा सकती है।
यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती है, जब हम समीकरण के तौर पे लिखते हैं तो प्रतिफल में जो प्राप्त होता है, ठीक है, उसकी निश्चित मात्रा का गणना अगर हम करना चाहें तो अभिकारक के द्रव्यमान से हम ठीक ठीक पता लगा सकते हैं। ये फ़ायदा हो गया। तीसरा है पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में क्या होती है, कठिनाई नहीं होती, उन्हें आसानी होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है। तो इस प्रश्न से आपको क्या समझ में आया, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद जब कोई गैस निकलती है या कोई अवक्षेप बनता है तो उस अभिक्रिया में उसकी जानकारी कैसे दी जाती है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे समझिए, दोनों यहीं पे बताए गए हैं। पहला है गैस के उत्सर्जन की जानकारी, गैस निकलती है तो कैसे जानकारी आपको दिया जाता है। यदि अभिक्रिया में के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद तीर का निशान ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो वो क्या मालूम चलता है कि इस पूरी अभिक्रिया में ये गैस निकली है, ठीक है। देखिए कोई भी गैस यहाँ पे हो सकती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कोई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ तो ये गैस निकलने की जानकारी देता है। और वहीं अवक्षेप की बात की जाए तो तीर का निशान जब नीचे की तरफ होता है तो ये बताता है कि ठीक देखिए इसके बगल में कौन सा है। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है, अलग होता है, बनता है तो प्रतिफल के संकेत के ठीक बाद तीर का निशान नीचे की तरफ होता है, तो इसका मतलब ये एक अवक्षेप प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, जो काफ़ी आसान सा एक प्रश्न है। निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं को निरूपण करता है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं और ये बताना है ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार बताता है, कौन सी अभिक्रिया का ये प्रकार है। पहला देखिए क्या है यहाँ पे, तो इसमें पदार्थ जो शामिल है NH4NO2, तो इसका नाम होता है एल्युमिनियम नाइट्रेट। और ये देखिए ये क्या होता है, ये टूट जाता है, तो टूटने के बाद बनता है नाइट्रोजन और जल। किसी बड़े यौगिक या तत्व का टूटना और इससे नए पदार्थ का बनना, तो ये कौन सी अभिक्रिया को बताता है, ये अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे समझिए, तो अपघटन अभिक्रिया कहें या वियोजन अभिक्रिया कहें, ठीक, ये आपको पढ़ लेना है। तो इसमें होता क्या है, देखिए कोई पदार्थ ये टूटकर दो छोटे छोटे भागों में बट जाता है और ये तीर का निशान अभी हमने देखा, एक साइड गैस निकल रही है, हम सूचना। तो बस हमें अभिक्रिया का नाम बताना है, तो इस अभिक्रिया का नाम है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है क्या, ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। तो ये किस तरीके की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का नाम बताना है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। यहाँ पे अवक्षेप देखिए प्राप्त हो रहा है किसका, सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यही तो दिया गया है वहाँ पे, ठीक है, किसका अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो हमें अभिक्रिया का नाम बताना है, बस यही आपको लिखना है। 8वां प्रश्न क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन का मतलब है जुड़ना, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं। तो बस हमें परिभाषा करना है, ठीक है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जो है वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसमें तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों के जो गुण होते हैं मूल पदार्थ के गुण से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, जल बनता है। और इस जल का जो गुण होता है इन दोनों के गुणों से क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, लेकिन जल क्या हुआ, ये एक तरल पदार्थ है, ठीक है। तो ये पूरा आपको ये परिभाषा लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे साबित करेंगे कि कॉपर जो है, तांबा जो है चांदी से अधिक क्रियाशील होता है। आइए इसको प्रमाणित करते हैं। तो यहाँ पे समझिए, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं इसमें होता क्या है, आपको आंसर यहाँ से करना है। इसमें होता क्या है, देखिए जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, तब सिल्वर कॉपर द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। क्यों विस्थापित कर दिया जाता है कि एकल विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं, जो पदार्थ ज़्यादा क्रियाशील होगा उसके घोल में जब उसको डाला जाएगा तो कम क्रियाशील वाले को उसको हटा देगा और उसके स्थान पे स्वयं आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ये पूरा कहलाता है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसका विलयन है। और ये कॉपर है। जब इस कॉपर को इसमें डाला गया तो यहाँ पे कॉपर और यहाँ पे सिल्वर, तो दोनों में ज़्यादा क्रियाशील कौन हुआ, कॉपर हुआ। तो ये कॉपर क्या करेगा, इसके स्थान पे आ जाएगा और इसको बाहर हटा देगा, ठीक है। ये कहलाता है
एकल विस्थापन अभिक्रिया, और इससे यह प्रमाणित होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है इसका आंसर। इसके बाद अगला देखिए क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या हैं। तो हमें इस तरीके से आंसर करना है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो सदैव साथ साथ होती हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसका आंसर यही होगा। अगर आप इसको विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, जैसे देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, तो दोनों ही स्थितियों में ऑक्सीकरण होता है। और अवकरण में बात की जाए तो अवकरण में तत्व के साथ हाइड्रोजन का संयोग और यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। इस बारे में काफ़ी विस्तृत से बताया गया है। मैंने जो आपको इस अध्याय को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है उसमें आपको इनके बारे में बताया है। आपको नहीं मालूम है, चल गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से समझ सकते हैं ये क्या होती है। काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया गया है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन है और कौन विस्थापन अभिक्रिया है, ये बताना है। पहला देखिए क्या है, यहाँ पे है पोटेशियम ब्रोमाइड एक्युलेट, यानी इसका जलीय घोल है, और ये क्लोरीन है, ये गैसीय अवस्था में है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनाते हैं। ठीक है, ये जलीय अवस्था में है और ये गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पे समझिए पहले, यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड के जलीय विलयन में जब क्लोरीन गैस को डाला जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण इस ब्रोमीन को विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पे, और इसके स्थान पे आ जाता है ये रहा ब्रोमीन। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। दूसरा देखिए क्या है, लोहा, देखिए ये सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आयरन सल्फाइड बनाता है। तो एक पदार्थ और दो पदार्थ आपस में मिलकर बनाते हैं एक नया पदार्थ है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये विस्थापन और ये संयोजन। तो कारण भी आपको यही लिखना है। कारण मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण ये विस्थापित कर देता है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पे दो पदार्थ देखिए आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। 12 नंबर देखिए क्या है, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा करना है उदाहरण के साथ। इस तरीके से करना है, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होकर अलग हो जाता है, और ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे देखिए क्या है, उदाहरण सही देना है तो आपको लिखना है ये उदाहरण। ठीक है, तो ये पृथक होने वाले पदार्थ जो है वो कहलाते हैं अवक्षेपण। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाले उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये दोनों उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है और अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 क्या है। प्रश्न में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला दिया गया है क्या, जो सूचनाएं दी गई हैं, पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। और इसी तरीके से दो और प्रश्न है, तो इसका हमें क्या करना है, समीकरण लिखना है, लेकिन उसको संतुलित करके लिखना है। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं। देखिए पहले का क्या है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड। इसको गर्म करने पर क्या बनता है, पोटेशियम बनता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, KCl, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और ये सारे बैलेंस किए गए हैं, आप चाहे तो मिला भी सकते हैं। पोटेशियम इस तरफ LH, इसमें 2, यहाँ पर भी है 2। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन देखिए 2 है, आगे लग गया 2, और यहाँ पे क्लोरीन देखिए आगे लग गया, तो ये सबके लिए यहाँ भी 2। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 दूनी 6। दूसरा देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके बनाते हैं सोडियम सल्फेट और जल का निर्माण करते हैं। तो इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ करता है अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो बनाता है क्या, ये बनाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बनाता है जल। ये बैलेंस किया। इसके बाद तीसरा देखिए क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बन यानी संगमरमर चूना पत्थर कहा जाता है, और ये जल बनता है। क्रमांक 14 देखिए क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हमें इस तरीके से करना है, जिस रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा
भी निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया होती है प्रोडक्ट में, ठीक है, रिएक्ट में अभिक्रिया होने के बाद प्रोडक्ट में जो प्रतिफल बनता है उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी हो गई। और दूसरा देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद हम समझेंगे 15 नंबर। देखिए, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। ऑक्सीकरण, अवकरण, खाद्य पदार्थों का दूषित होना। तो बारी बारी से करेंगे हम इसकी परिभाषा। सबसे पहले ऑक्सीकरण क्या होता है, काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले ऑक्सीकरण की परिभाषा करते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, आपको ध्यान देना है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग यानी जुड़ना या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, तो ये दोनों ही स्थितियों में कहा जाएगा ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ आप उदाहरण से समझिए। यहाँ पे देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, ये पहली स्थिति में तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यौगिक भी हो सकता था लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में तत्व ही लिए हैं। इसके बाद दूसरा जो स्थिति है, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। तो एक यौगिक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन देखिए क्या हुआ, निष्कासन हो गया तो बचा क्लोरीन। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, तो इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अवकरण देखिए, ठीक इसके उल्टे है। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग, पहले वाले में क्या था, तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का संयोग, किंतु यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। यहाँ पे देखिए, एक तत्व है क्या, ऑक्सीजन, इसके साथ क्या हो रहा है संयोग, हाइड्रोजन संयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जल बन गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का अवकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये बन गया जल। तो ये परिभाषा होगा। अब इसके बाद देखिए, इसमें क्या है, दूसरा किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन। तो यहाँ पे देखिए, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो क्या बचा, कॉपर बना। तो कॉपर बनने से इस पूरे को हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अवकरण हुआ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो आपको परिभाषा दोनों लिखना है और ये एग्जाम्पल भी देना है। अब इसी में तीसरा देखिए क्या है, खाद्य पदार्थों का दूषित होना। खाने वाले पदार्थ हैं उनका खराब होना, ये क्या कहलाता है। तो हमें यहाँ पे करना है, देखिए आंसर, भोजन के अप्रिय हो जाने के कारण या भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल काफ़ी समय के पश्चात वायु में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती है, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकृत कहलाता है, जिससे गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, वो कारण बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो धातुएं, जो पदार्थ शामिल है कॉपर सल्फेट, और इसके विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है। तो ये घटना हम देखेंगे कहाँ, एकल विस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण है लोहे का अक्रियाशील होना। किसके कारण, कॉपर से लोहे का ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण उसमें क्या करता है, ये लोहा इस घोल में फेरस सल्फेट बना देता है, जो क्या करता है, उस पूरे विलयन को हरे रंग प्रदान कर देता है। पहले विलयन का रंग था नीला, लेकिन वो गायब हो जाता है और फेरस सल्फेट बनने के कारण हरा रंग ये बदल जाता है। तो आपको पूरे लिख लेने हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग हल करेंगे 17 नंबर प्रश्न। देखिए क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखें। पहला और दूसरा, इसे हम लोग बैलेंस करना है। ठीक है, देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड जो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ मिलता है तो बनता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, इसको बैलेंस समीकरण के साथ लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये रहा, ऐसे हम आंसर करेंगे, बेरियम क्लोराइड ये रहा, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट ये रहा, आपस में मिले तो बना प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट रहा, और एल्युमिनियम क्लोराइड रहा। तो ये सारे बैलेंस हो चुके हैं। दूसरा, सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये सारे बैलेंस भी किए हैं। ठीक है, तो समाप्त होता है प्रश्न क्रमांक 17। अब इसके बाद देखेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। आपको ध्यान देना है, अभिक्रिया की परिभाषा नहीं करनी है, बस एक एग्जाम्पल देना है
और उस एग्जाम्पल में गर्म करने पर किसी अपक्रिया को दर्शाने के लिए कोई कार्यकलाप का वर्णन करना, यानी जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो गर्म करने वाले किसी पदार्थ का कार्यकलाप होना चाहिए। तो ये रहा, देखिए अपघटन अपक्रिया। तो हमें ये एग्जाम्पल लेना है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो ये आपको यहाँ से करना है। अपघटन अपक्रिया का उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वो अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, यानी दो भागों पे टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO का कली चूना में प्रयोग होता है और सीमेंट निर्माण में होता है। और ये पिक्चर जरूर आप देखिए 19 नंबर में 3 प्रश्न है, 1, 2 और आगे है 3। तो पहला देखिए क्या है, एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या प्रक्षेप करेंगे। काफ़ी सिंपल सा सवाल है ये। तो यहाँ पे देखिए कौन से पदार्थ है, उस परख नली में है लेड नाइट्रेट और इस विलयन में डाला गया है पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbI2 का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ये क्या है लेड आयोडाइड। क्या प्राप्त होता है, लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है, पीला अवक्षेप। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब इसका दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है यह अवक्रिया किस प्रकार की अवक्रिया है। तो ये देखिए ये उदाहरण जो है ये अवक्षेपण अवक्रिया भी हो सकता है, या एग्जाम्पल में जो दिया गया है उभय विस्थापन अवक्रिया। तो एग्जाम्पल को देखते हुए आपको लिखना है उभय विस्थापन अवक्रिया और साथ ही साथ अवक्षेपण अवक्रिया भी कहलाती है, दोनों लिख लेना है आपको। अब इस तीसरे में देखिए क्या है, उपयुक्त अवक्रिया। हमने जो अवक्रिया देखा अभी को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप इसी को ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा नहीं लिखना है, इसी को भी लिख लेना है, ये बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इस सेशन का आखिरी सवाल, प्रश्न क्रमांक 20वां। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में आक्सीकारक की पहचान करें। यहाँ पे 3 दिया गया है, तो आक्सीकारक की पहचान करना है। तो काफ़ी सिंपल सा एक सवाल है ये। तो देखिए पहला क्या है, Pb3O4 + HCl। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। तो पहले में आक्सीकारक क्या है, तो इसको हल करने से पहले तीनों को आपको कुछ बातें समझना होगा। क्या है देखिए उसको, यहाँ पे समझिए आक्सीकारक एवं अवकारक। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो कहा जाता है ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीकृत हो गया। तो इसके विपरीत जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का निष्कासन करता है, ऑक्सीजन त्यागता है, तो कहा जाता है अवकृत हो गया। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है, तो वो अवकरण कहलाता है। ठीक इसके उल्टा। ठीक है, इसी के कारण अवकरण हुआ है, ऑक्सीजन प्राप्त करने के कारण। और जिस पदार्थ का अवकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीजन त्याग होता है, तो वो पदार्थ कहलाता है, जिसके कारण होता है वो आक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उदाहरण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को प्राप्त हुआ, तो ये क्या हुआ, तो हाइड्रोजन अवकारक हुआ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीकरण, लेकिन किसके कारण हुआ, तो हाइड्रोजन हो गया अवकारक, क्योंकि ये ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। ठीक, अभी हमने देखा उल्टा होता है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्राप्त कर अवकृत हुआ, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को प्राप्त कर क्या हुआ, अवकृत हुआ। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म होकर हाइड्रोजन में जुड़ जाता है, तो इसका क्या होता है, आक्सीकारक होता है, यानी इसका अवकरण होता है। तो आपको ऐसे याद करना है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करता है वो व्यक्ति कहलाएगा क्या, अवकारक। ठीक है, अवकारक, वो व्यक्ति अवकारक कहलाएगा जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त कर। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्या प्राप्त किया, ऑक्सीजन प्राप्त किया, तो हाइड्रोजन कहलाएगा अवकारक। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन कहलाएगा आक्सीकारक। ठीक है, ये अवकारक, ये आक्सीकारक। तो वही हमें पहचान करना, हमें पहचान सिर्फ आक्सीकारक करना है, अवकरण नहीं करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन का खत्म होना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो अवकरण क्या होता है, आक्सीकारक हुआ। किसका आक्सीकारक हुआ, तो इसी के कारण हुआ आक्सीकारक। किसके कारण हुआ, लेड के कारण हुआ। इसका ऑक्सीजन खत्म, ह्रास हुआ, तो ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अवकरण, तो इसे आक्सीकारक कहा जाएगा। तो यहाँ पे होगा लेड। ठीक है, लेड का आक्सीकारक हुआ। यहाँ पे देखिए लोहा है जो जल के साथ जुड़ा, तो यहाँ पे सिंगल है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है क्या? ऑक्सीकारक। तो इसका मतलब ये अवकरण हुआ किसका? लोहे का अवकरण हुआ। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे Mg मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे अवकरण कौन है? अवकरण हुआ यानी ऑक्सीजन को प्राप्त करने वाला हुआ। अभी हमने देखा हाइड्रोजन के इसके स्थान पे हाइड्रोजन था, तो ये क्या हुआ? Mg हुआ अवकरण और ये हुआ ऑक्सीकारक।